हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका नर्सिंग विदा चैनल के ऊपर। आज का हमारा टॉपिक है राइनाइटिस। इसमें हम बात करेंगे राइनाइटिस, जो इसकी डेफिनेशन के बारे में, इसके टाइप मतलब ये कितने प्रकार का होता है, राइनाइटिस किन कारणों से होता है, राइनाइटिस की पैथोफिजियोलॉजी मतलब राइनाइटिस होता कैसे है, इसके साइन एंड सिम्टम या इसमें क्या लक्षण दिखाई देते हैं, राइनाइटिस का डायग्नोस्टिक वालेशन, इसका मेडिकल मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट और कॉम्प्लिकेशन। यदि आप इसके पीडीएफ के अंदर नोट्स चाहते हैं तो नर्सिंग विदा करके टेलीग्राम चैनल है, उसके ऊपर विजिट कीजिए। वहां पर मैं इसके पीडीएफ के नोट्स जो है डाल दूंगा। साथ ही बीएससी नर्सिंग और जीएनएम नर्सिंग जो है उसके एज पर आईएनसी के हिसाब से यदि आप टॉपिक चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। समय को न गवाते हुए हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक राइनाइटिस जो है। सबसे पहले अपन बात करते हैं राइनाइटिस जो है वो होता क्या है। तो राइनाइटिस के अंदर आइटिस आ रहा है। आइटिस का सिंपल अर्थ जो होता है वो होता है इन्फ्लामेशन। बॉडी में जब भी कहीं इन्फ्लामेशन होता है तो उसके लिए हम आइटिस शब्द जो इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि राइनी शब्द जो है वो इस्तेमाल किया जाता है नोज के लिए। मतलब नोज जो है उसके अंदर इन्फ्लामेशन होना। अब नोज के अंदर इन्फ्लामेशन कहाँ होता है, तो नोज जो है उसकी जो लाइनिंग होती है जिसको नेजल म्यूकोसा या नोज की म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं, उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो उसी कंडीशन को राइनाइटिस कहा जाता है। इसको कोर्जा नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि नोज की म्यूकस मेम्ब्रेन जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो देखिए, नोज जो होता है वो आपको पता है कि पूरी क्या है, एक बोन की कैविटी होती है, पूरी जो बोन से घिरी हुई होती है चारों तरफ से। और बीच में जो कैविटी होती है इसकी जो लाइनिंग जो होती है वो होती है हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन जो है उसकी। ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है उसके अगर हम स्ट्रक्चर अगर देखते हैं तो ये एक सिलिएटेड सेल जो होती है जिसको सूडो स्ट्राटिफाइड एपिथेलियम जो है उसकी बनी होती है, जिसके बीच बीच में क्या होता है, गोबलेट सेल होते हैं। इसके अलावा इसके बीच बीच में सब म्यूकोसल ग्लैंड होती है। ये गोबलेट सेल और सब म्यूकोसल ग्लैंड जो होती है वो मिल के क्या करती है, म्यूकस जो है उसका स्त्रावन करती है। और यही म्यूकस जो होता है वो ये जो लाइनिंग जो है उसके ऊपर क्या होता है, जमा हो जाता है। और जमा होने के बाद ये हवा के अंदर जो डस्ट पार्टिकल जो होते हैं, धूल के कण होते हैं, उसको क्या करा, चिपकाता है और एयर को फिल्टर करता है। साथ ही इस हवा को क्या करता है, गर्म करने का काम करता है। यदि किसी कारण से ये नोज की जो म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है उसमें क्या हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए या सूजन आ जाती है, वही कंडीशन हमारी क्या कहलाती है, राइनाइटिस की कहलाती है। तो सिंपल की राइनाइटिस का यही अर्थ यही होता है कि नाक जो है उसकी जो लाइनिंग होती है उसके अंदर क्या होना, सूजन आ जाना या एक तरह से कहीं इन्फ्लामेशन होना, उस कंडीशन को हम राइनाइटिस कहते हैं। अब बात करते हैं राइनाइटिस जो है उसके टाइप के कितने प्रकार का होता है और इसके कॉज किन कारणों से होता है। तो राइनाइटिस जो है उसके अगर टाइप अगर देखते हैं तो सबसे पहला टाइप जो होता है वो एलर्जिक राइनाइटिस होता है। ठीक है, इसको हे फीवर के नाम से भी जाना जाता है। ये राइनाइटिस का सबसे सामान्य प्रकार होता है। ठीक, ये मेनली तब होता है जब बॉडी जो होती है वो किसी एलर्जन जो है उसके संपर्क में आती है, जैसे कि पॉलन ग्रेन हो, परागकण होते हैं, धूल है, एनिमल डेंडर, एनिमल के फर मतलब जानवरों के फर जो होते हैं वो है, मौसम के अंदर अचानक से बदलाव मतलब क्लाइमेट चेंज होते हैं, सर्दी से गर्मी होना या गर्मी से अचानक से सर्दी होना, किसी को सर्दी से एलर्जी हो उसके कारण से। एलर्जी के अंदर होता क्या है कि बॉडी जो होती है वो बाहर से आने वाले किसी चीज को क्या मान लेती है, एंटीजन मान लेती है। और एंटीजन मानने के बाद उसके अगेंस्ट क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है। ठीक है, और उसके कारण से ये समस्या होती है। जो मुख्य एंटीबॉडी बनती है वो आईजीई एंटीबॉडी बनती है। मतलब एलर्जी का राइनाइटिस जो होता है वो आईजीई एंटीबॉडी मीडिएटेड होता है, उसके द्वारा होता है। तो एक तो ये हो गया एलर्जिक राइनाइटिस जो होता है। दूसरा जो होता है हमारा राइनाइटिस वो होता है नॉन एलर्जिक राइनाइटिस। मतलब यहाँ बॉडी जो है वो किसी एलर्जन के संपर्क में नहीं आई है और उसके बाद भी हो रहा है, तो वो कहलाएगा हमारा नॉन एलर्जिक राइनाइटिस कहलाएगा। नॉन एलर्जिक राइनाइटिस जो है उसके भी कुछ टाइप होते हैं, जैसे उसमें कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है वेसो मोटर राइनाइटिस, नाम से वेसो मोटर मतलब वेसो मतलब ब्लड वेसल्स होगी और मोटर मतलब क्या होगा, उसके अंदर मूवमेंट। तो यहाँ पर क्या होता है कि नाक जो होती है उसके अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है। इन ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होता है, डायलेटेशन हो जाता है और उस डायलेटेशन के कारण से क्या होता है कि उसकी परमेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। जैसे परमेबिलिटी बढ़ेगी वहां पर ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, और ब्लड फ्लो बढ़ने के कारण से वहां पर क्या होती है, सूजन आ जाती है और साथ ही साथ सिक्रेशन जो है वो बढ़ जाता है और उसके कारण से राइनाइटिस हो जाता है। एक तो वेसोमोटर राइनाइटिस जो है वो हो सकता है। अब वेसोमोटर राइनाइटिस होने का जो कारण जो होता है कि ब्लड वेसल्स डायलेट क्यों होती है, तो डायलेट होने का कारण जो है वो है एक तो टेम्परेचर के अंदर बदलाव होना, तापमान के अंदर बदलाव हो जाना। अचानक से तापमान जो है वो बदल जाए, जैसे सर्दी से गर्मी हो जाए या गर्मी से अचानक से सर्दी में होती है, तो उसके कारण से बॉडी जो होती है वो मेंटेन नहीं कर पाती है, कॉप नहीं कर पाती है, और जिसके कारण से भी क्या हो सकता है, राइनाइटिस जो है वो हो सकता है। एक होता है ह्यूमिडिटी जो होती है वो आर्द्रता जो है उसके कारण से, स्मोक या धुआं जो है वो इनहेल हो जाए, ये धुएं के कारण से भी क्या होता है, नेजल म्यूकोसा में इरिटेशन हो सकता है और उस इरिटेशन के कारण से भी क्या हो सकता है, परमेबिलिटी बढ़ सकती है। एक एयरबोर्न इरिटेंट हो रहा है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग ऑर्डर है, कोई बहुत ज्यादा बदबू जो है या फिर एक तरह से कह सकते हैं कि खुशबू जो है उसके कारण से भी हो सकता है।
किसी को स्पाइसी फूड जो है वो खाने के कारण, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाने के कारण से इरिटेशन हो जाए या अल्कोहल के कारण से इरिटेशन हो जाए। एक प्रेगनेंसी के दौरान स्पेशली हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हार्मोन्स जो उसमें बदलाव हो जाए तो उसके कारण से भी वेसोमोटर राइनाइटिस हो सकता है। एक एक्सरसाइज जो है वो करने के कारण से, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लिया, एक्सरसाइज करने के कारण से भी ब्लड फ्लो जो है इंक्रीज हो सकता है नेजल म्यूकोसा में, और उसके कारण से भी वहां पर पर्मिनिटी बढ़ सकती है और राइनाइटिस हो सकता है। तो एक तो हो जाएगा हमारा वेसोमोटर राइनाइटिस जो है वो सामान्यतः। दूसरा प्रकार जो होता है वो होता है राइनाइटिस मेडिकामेंटोसा होता है। नाम से मेडिकामेंटोसा मतलब मेडिकेशन। ये राइनाइटिस जो होता है वो किसी मेडिकेशन या दवाई जो है उसके इस्तेमाल के कारण से होता है। खास करके नेजल डिकंजेस्टेंट होते हैं, उसका ओवर यूज मतलब ज्यादा इस्तेमाल कर लिया जाता है। अब ये नेजल डिकंजेस्टेंट जो होते हैं वो होते क्या है, नॉर्मली ये नाक जो होती है बंद नाक, उसको खोलने के लिए या नाक के सिक्रेशन को कम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये क्या करते हैं, म्यूकस जो है उसके स्त्रावन को क्या कर सकता है, कम कर सकता है। यदि इनका ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है तो म्यूकस जो इसका निर्माण नहीं होगा नाक के अंदर। जब म्यूकस का निर्माण नहीं होगा तो म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर ड्राइनेस हो जाएगी, और वो ड्राइनेस या सूखने के कारण से वहां पर इरिटेशन होगा, और उस इरिटेशन के कारण से भी वहां पर इंफ्लामेटरी चेंजेस हो सकते हैं और राइनाइटिस हो सकता है। तो दूसरा तो हमारा ये हो जाएगा राइनाइटिस मेडिकामेंटोसा हो जाएगा। तीसरा होता है वो होता है एक एट्रोफिक राइनाइटिस होता है। एट्रोफिक राइनाइटिस जो होता है वो म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है या उसकी जो ग्लैंड होती है, ठीक है, सब म्यूकोसल ग्लैंड होती है, गोबलेट सेल जो होती है, उसके अंदर क्या हो जाती है, एट्रोफी हो जाती है। एट्रोफी का मतलब होता है सिकुड़ जाना, वो सिकुड़ जाती है। जैसे वो सिकुड़ जाएगी तो उसके कारण से क्या होगा, वो फंक्शन या काम नहीं करेगी, मतलब म्यूकस का निर्माण नहीं करेगी। और म्यूकस निर्माण नहीं करने के कारण से म्यूकस मेम्ब्रेन जो है नाक की वो ड्राई हो जाएगी, और ड्राई होने के बाद वहां पर क्रैक बन जाएंगे, और क्रैक बनने के कारण से भी उसको क्या हो सकता है, राइनाइटिस हो सकता है। तो दूसरा तो हमारा जो है वो हो जाएगा नॉन एलर्जिक राइनाइटिस, जो बिना किसी एलर्जी के कारण से हो रहा है। एक और तीसरा टाइप होता है वो होता है इन्फेक्शियस राइनाइटिस। इन्फेक्शियस मतलब इन्फेक्शन के कारण से हो रहा है, कि किसी वायरस या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाए या संक्रमण हो जाए उसके कारण से। उसमें एक तो होता है वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन जिसको कॉमन कोल्ड भी कहते हैं, ये राइनाइटिस का सबसे प्रमुख कारण होता है, या यूं कह के एक सामान्य कारण होता है। सबसे ज्यादा राइनाइटिस जो है वायरल इन्फेक्शन के कारण से ही होता है। वायरल इन्फेक्शन में जो वायरस जिम्मेदार होते हैं उसमें एक तो राइनो वायरस होता है, एक कोरोना वायरस होता है, एक इन्फ्लुएंजा वायरस होता है। ये 3 वायरस तो मुख्य रूप से जिम्मेदार होते हैं। इसके अलावा कुछ और वायरस होते हैं जैसे कि एडिनो वायरस है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी वायरस होता है, एक मीजल्स जो है उसके कारण से भी राइनाइटिस जो है वो हो सकता है। ठीक है, वायरस के कारण से होने वाला जो राइनाइटिस है उसको कॉमन कोल्ड या सामान्य भाषा में उसको फ्लू भी कहा जाता है। दूसरा जो होता है वो होता है बैक्टीरिया जो उसका इन्फेक्शन हो जाए, बैक्टीरियल संक्रमण के कारण से। अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन में जो बैक्टीरिया जिम्मेदार होते हैं उसमें एक तो स्ट्रेप्टोकोकस है, न्यूमोनिया करके होता है, एक हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो है वो बैक्टीरिया है। तो इन बैक्टीरिया जो है उसके इन्फेक्शन के कारण से भी राइनाइटिस हो सकता है। तो ये तो हो जाएंगे हमारे राइनाइटिस जो है उसके कारण की, राइनाइटिस किन कारणों से होता है। अब बात करते हैं राइनाइटिस जो वो होता कैसे है या इसकी पैथोफिजियोलॉजी। देखिए राइनाइटिस जो है वो मेनली किसी भी कारण से हो सकता है, जैसे सबसे ज्यादा कॉमन कारण जो है वो है एलर्जन जो है उसके कांटेक्ट में आने के कारण। यदि एलर्जन के कांटेक्ट में कारण कारण हो रहा है तो क्या होगा कि यहाँ पर एलर्जन जो है उसके संपर्क में आएगा, और कांटेक्ट में आने के कारण से ये एलर्जन जो है वो सीधा कहाँ चले जाएंगे, म्यूकस मेम्ब्रेन से नीचे अंदर की तरफ चले जाएंगे। ठीक ठीक, अंदर जाने पर क्या होगा कि ये एलर्जन जो है, ठीक है, वो किसके डब्ल्यूबीसी जो होते हैं उसके संपर्क में आएंगे। डब्ल्यूबीसी जो है वो क्या मान लेगी, इस एलर्जन जो है उसको क्या मान लेती है, एंटीजन मान लेगी, और एंटीजन मानने के बाद उसके अगेंस्ट क्या बनाती है, वो एंटीबॉडी बनाती है। ठीक है, एंटीबॉडी बनेगी। खास करके जो एंटीबॉडी बनेगी वो बनेगी आईजीई एंटीबॉडी जो होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन ई जो होता है वो बनेगी। अब ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन ई एंटीबॉडी जो होती है वो क्या होती है कि मास्टर सेल जो होते हैं उसके ऊपर क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं, मास्टर सेल के ऊपर चिपक जाएंगे। ठीक है, मास्टर सेल पर चिपकने के कारण से क्या होगा, मास्टर सेल जो होता है उसके अंदर क्या होगा, फिर इरिटेशन होगा, और ये मास्टर सेल जो होते हैं उसके अंदर क्या होता है, ग्रेन्यूल्स होते हैं बहुत सारे छोटे छोटे, उसका क्या होगा, डीग्रेनुलेशन हो जाए। मतलब मास्टर सेल के अंदर क्या होता है कि केमिकल होते हैं, ठीक है, ये केमिकल क्या होते हैं, ग्रेन्यूल्स के रूप में स्टोर होते हैं। ठीक है, मास्टर सेल से जब एंटीबॉडी अटैच होगी तो यहाँ से मास्टर सेल जो है उसका डीग्रेनुलेशन होगा। डीग्रेनुलेशन मतलब क्या होगा कि इसके ग्रेन्यूल के अंदर जो साइटोकाइन जो होते हैं वो क्या होंगे, रिलीज होंगे। मुख्य रूप से जो साइटोकाइन जो होता है वो होता है हिस्टामिन। या कुल मिलाकर के तो मास्टर सेल जो है उसका डीग्रेनुलेशन होगा जिससे हिस्टामिन जो होते हैं वो रिलीज होंगे। तो ये हिस्टामिन जो होता है वो सीधा कहाँ जाएगा, यहाँ की जो ब्लड वेसल जो होती है वहां पर, और वहां पर क्या करेगा, वेसोडाइलेशन प्रोड्यूस करेगा। मतलब वहां की ब्लड वेसल जो होती है वो डायलेट हो जाएगी। साथ ही साथ वो क्या करेगा, वहां की जो म्यूकस सिक्रेशन करने वाली ग्लैंड जो होती है वो गोबलेट सेल जो होती है उसके अंदर क्या करता है, हाइपरप्लेसिया प्रोड्यूस कर देता है। हाइपरप्लेसिया मतलब
म्यूकस सिक्रेटिंग सेल जो होती है गोबलेट सेल, उसके अंदर हाइपरसेप्लेसिया मतलब उनकी नंबर जो होती है संख्या उसको क्या करेगा, बढ़ा देगा। जब उनकी संख्या अगर बढ़ जाएगी तो उसके कारण से वहां पर म्यूकस का निर्माण क्या होगा, ज्यादा होगा। और ज्यादा म्यूकस अगर बन गया तो नाक के अंदर वो म्यूकस जो होता है वो क्या होगा, इकट्ठा हो जाएगा, जमा हो जाएगा, जिसके कारण से क्या होगा, नेजल कॉन्जेशन हो। नेजल कॉन्जेशन मतलब नाक जो है वो क्या होगी, बंद हो सकती। या फिर क्या हो सकता है, सिक्रेशन बढ़ने के कारण से नोज से बहुत ज्यादा मात्रा में पानी बाहर आएगा, जिसको हम कहते हैं राइनोरिया। तो राइनोरिया मतलब नाक बहना की समस्या भी हो सकती है। इसके साथ ही इसके अंदर क्या होगा, हिस्टामिन रिलीज होगा। हिस्टामिन क्या करेगा, इरिटेशन करेगा, और उस इरिटेशन के कारण से उसको क्या होगी, वहां पर स्नीजिंग मतलब बहुत ज्यादा छींके आ सकती है। ठीक है, और साथ ही वेसोडाइलेटेशन के कारण से वहां की म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है उसमें सूजन आ जाएगी, मतलब उसके अंदर नेजल एडिमा हो जाएगा। ये तो इसकी क्या रहेगी हमारी पैथोफिजियोलॉजी जो है वो, कि राइनाइटिस के अंदर मेनली नाक म्यूकस मेम्ब्रेन में होता क्या है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राइनाइटिस जो उसके साइन एंड सिम्टम या क्लिनिकल फीचर, राइनाइटिस के अंदर कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। अभी जस्ट मैंने आपको पैथोफिजियोलॉजी में बता दिया था कि मेनली क्या होता है, मास्टर सेल की डीग्रेनुलेशन के कारण से हिस्टामिन निकलता है, और ये हिस्टामिन क्या करता है, वहां पर इरिटेशन पैदा करेगा, और उस इरिटेशन के कारण से वहां पर क्या होगा, उसको नेजल ईचिंग होगी, मतलब नाक के अंदर खुजली आएगी। जब नाक के अंदर खुजली आएगी, नेजल ईचिंग होगी, तो नोज जो है वो क्या होगा, क्लीनिंग करने की कोशिश करेगी, हमारी बॉडी जो है उसको क्या करेगी, क्लीन करने की कोशिश करेगी, मतलब वहां से जो भी चीजें उसको हटाने की कोशिश करेगी, और उसके लिए उसको क्या आएगी, बहुत ज्यादा छींके आएगी, मतलब स्नीजिंग होगी। दूसरा लक्षण जो है इसमें बहुत ज्यादा छींके आना। ठीक, छींकों के बाद फिर क्या होगा, वहां पर सिक्रेशन जो है वो क्या हो रहा है, हमारा इंक्रीज हो रहा है म्यूकस का। म्यूकस का सिक्रेशन इंक्रीज होना मतलब बढ़ने के कारण से नाक से क्या होगा, वो सिक्रेशन बाहर आएंगे, मतलब नाक जो है वो बहना शुरू हो जाएगा। तो कुछ देर बाद क्या होगा, उसको राइनोरिया होगा। राइनोरिया का मतलब होता है डिस्चार्ज वाटरी डिस्चार्ज फ्रॉम नोज, नाक से पानी जैसा क्या होना, डिस्चार्ज होना या नाक का बहना, उसको राइनोरिया कहा जाता है। ठीक, राइनोरिया के बाद फिर क्या होगा, धीरे धीरे वहां पर क्या होगा, गोबलेट सेल जो होती है वो क्या करेगी, म्यूकस का सिक्रेशन करेगी। म्यूकस के अंदर म्यूसिन जो होता है उसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। म्यूसिन का प्रोडक्शन बढ़ने के कारण से मेनली क्या होगा, वो म्यूकस जो है वो गाढ़ा हो जाएगा, और गाढ़ा होने के बाद नाक के अंदर क्या होगा, वो म्यूकस जमा हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ की स्मूथ म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है उसमें एडिमा भी हो रहा है, सूजन भी आ रही है, और साथ ही साथ क्या हो रहा है, वहां पर म्यूकस जो है वो जमा हो रहा है, और उसके कारण से वहां पर क्या होगा, नेजल कॉन्जेशन हो जाएगा, मतलब नोज जो होती है हमारी वो क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी, बंद हो जाएगी, नाक बंद हो जाएगी। तो नाक जो बंद होने की समस्या हो सकती है। साथ ही इसके अंदर क्या हो सकता है, हेडेक जो है या सिर दर्द वो भी हो सकता है। यदि वायरल के संक्रमण के कारण से हुआ है तो उसको फीवर भी आ सकता है। इसके अलावा आंखें जो होती है वो लाल रंग की हो सकती है, आंखों से बहुत ज्यादा पानी आ सकता है, मतलब वाटरी आई हो सकती है। एक गले के अंदर खराश जो है वो भी हो सकते हैं, जिसको सॉर थ्रोट कहा जाता है। तो गले के अंदर खराश जो है वो भी इसमें दिखाई दे सकती है। तो ये तो इसके क्या हो जाएंगे, हमारे साइन एंड सिम्टम या क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं राइनाइटिस के अंदर वो। अब बात करते हैं राइनाइटिस यदि हुआ है तो उसके अंदर क्या क्या जांचें की जाती है, क्या डायग्नोस्टिक वाले। राइनाइटिस के लिए नॉर्मल एक कोई विशेष जांच नहीं होती है, सिंपली हिस्ट्री जो है वो ली जाती है। हिस्ट्री के अंदर मेनली पेशेंट जो है उसके जो चीफ कंप्लेंट जो होती है, मतलब वर्तमान में पेशेंट जो है उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है वो पूछी जाती है। तो सिंपल है, पेशेंट जो है बताएगा अपनी नाक बह रहा है, नाक बंद हो गई है, फिर बहुत ज्यादा छींके आ रही है, उससे एक तो पता लगा सकते हैं। सेकंड चीज, नेजल एग्जामिनेशन जो है वो किया जाता है। नेजल एग्जामिनेशन मेनली एलर्जी के कारण से हो रहा है कि बैक्टीरिया के कारण से हो रहा है कि वायरस के कारण से हो रहा है, उसका पता लगाने के लिए किया जाता है। नेजल एग्जामिनेशन जो है वो नेजल स्पेकुलम जो है उसकी सहायता से किया जाता है। यदि इसके अंदर नेजल म्यूकोसा जो है वो पेल कलर की बोगी दिखाई दे रही है, मतलब सूजी हुई और पेल कलर की दिखाई दे रही है, इसका मतलब वो एलर्जी के कारण से हुआ है। और यदि नेजल म्यूकोसा लाल रंग की सूजी हुई दिखाई दे रही है, एकदम से रेड कलर की दिखाई दे रही है, तो वो इन्फेक्शियस मतलब किसी इन्फेक्शन के कारण से हो सकता है। एक एलर्जिक राइनाइटिस हो रहा है, यदि एलर्जी के कारण से हो रहा है तो पता लगाने के लिए उसको किस चीज से एलर्जी है, इसके लिए एलर्जी टेस्ट करवाया जाता है। ये एलर्जी सेंसिटिविटी टेस्ट होता है जो कुछ मेनली स्किन जो है उसके द्वारा किया जाता है, और इससे मेनली पेशेंट को किस चीज से एलर्जी है उसका पता लगाया जाता है। इसके अलावा ब्लड टेस्ट जो है वो किए जाते हैं। ज्यादातर राइनाइटिस की कंडीशन के अंदर ब्लड टेस्ट के अंदर इओसिनोफिल्स जो होते हैं, इओसिनोफिल्स वो क्या मिलते हैं, हाई मिलते हैं। हमेशा याद रखना है, एलर्जी की कंडीशन होती है तो एलर्जी कंडीशन में एक तो आईजीई जो होता है वो हमें क्या मिलेगा, बढ़ा हुआ मिलेगा। इसके अलावा इओसिनोफिल जो होता है, इओसिनोफिल
वो भी क्या मिलते हैं, हमें बड़े हुए मिलते हैं। तो ये चीज़ जो है वो ब्लड टेस्ट के अंदर की जाती है। तो इसके द्वारा राइनाइटिस जो इसको डायग्नोज किया जाता है या पता लगाया जाता है। अब बात करते हैं राइनाइटिस जो है उसका मेडिकल मैनेजमेंट की। राइनाइटिस जो है उसका ट्रीटमेंट क्या रहता है या उसका मेडिकल मैनेजमेंट क्या है। तो राइनाइटिस देखिए, वायरल राइनाइटिस जो होता है वो यूजुअली 5 से 7 दिन के अंदर ठीक हो जाता है। उसमें किसी प्रकार के एंटीबायोटिक जो उसकी आवश्यकता नहीं होती है। यदि बैक्टीरियल राइनाइटिस हुआ है तो उस कंडीशन में एंटीबायोटिक की आवश्यकता होती है। ठीक वैसे ही नॉन एलर्जिक राइनाइटिस जो है उसमें भी एंटीबायोटिक की आवश्यकता होती नहीं है। इसमें सिर्फ सिम्टम जो आ रहे हैं उसको कम करने के लिए ट्रीटमेंट जो वो दिया जाता है। जो मेडिकल मैनेजमेंट इसमें किया जाता है उसमें एक तो नेजल डीकंजेस्टेंट जो है वो दिए जाते हैं। ये नेजल डीकंजेस्टेंट जो होते हैं वो मेनली क्या करते हैं, ये म्यूकस जो है उसके सिक्रेशन को, मतलब नेजल जो है उसके सिक्रेशन को क्या करते हैं, कम करते हैं। और नेजल सिक्रेशन को कम करके के नेजल कंजेशन जो हो गया है, मतलब बंद नाक जो हो गई उसको खोलने में मदद करते हैं। जो डीकंजेस्टेंट कॉमनली काम में लिए जाते हैं उसमें एक तो सुडो एफिड्रिन करके होता है, एक फिनाइल फेरिन करके होता है, एक ऑक्सीमेटाजोलिन करके होता है। ये ऑक्सीमेटाजोलिन जो है वो नेजल स्प्रे जो है उस रूप में भी आता है। तो एक तो नेजल डीकंजेस्टेंट जो है वो इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा एंटीहिस्टामिन जो है वो दिए जाते हैं, क्योंकि राइनाइटिस जो है उसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो हिस्टामिन जो है उसके कारण से आती है। तो यहाँ पर एंटीहिस्टामिन जो वो दी जाती है, जो क्या करते हैं, हिस्टामिन जो है उसको ब्लॉक करने का काम करते हैं। ये हिस्टामिन को क्या करते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं, उसके इफेक्ट को खत्म करते हैं। एंटीहिस्टामिन में जो काम में लिए जाते हैं वो है एक तो सिट्रीजिन जो है, बिलास्टिन जो है, लोराटाराइड है, इत्यादि इसमें काम में लिए जाते हैं। अगली इसमें काम में ली जाती है तीसरा वो है ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट जो होते हैं वो लेते हैं। ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट जो है वो मेनली इन्फ्लामेशन जो उसको कम करते हैं, एंटीबॉडी का निर्माण जो हो रहा है उसको कम करने का काम। ल्यूकोट्राइन जो होता है वो मेनली क्या करता है, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर होता है। और ये ल्यूकोट्राइन जो होता है न्यूट्रोफिल जो है उसको क्या करता है, माइग्रेट करने का काम करता है, इन्फ्लामेशन की साइड पे लाता है, जिसके कारण से इन्फ्लामेशन और ज्यादा बढ़ जाता है। ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट जो है वो क्या करते हैं, उस ल्यूकोट्राइन को इनिबिट करते हैं। जो कॉमनली काम में लिया जाता है वो मोंटेलुकास्ट करके ल्यूकोट्राइन इनिबिटर जो है वो काम में लेते हैं। एक सेलाइन नेजल स्प्रे जो है वो काम में लिए जाते हैं। अब सेलाइन नेजल स्प्रे जो है वो क्या है, नेजल स्प्रे जो है वो किसका बना हुआ है, नॉर्मल सेलाइन जो है उसका बना होता है, मतलब सिंपल नॉर्मल सेलाइन ही है, वो लगाई जाती है। ये क्या करते हैं, नेजल सिक्रेशन जो होते हैं या म्यूकस जो होता है उसको क्या करते हैं, लूज करती है। और लूज करने के बाद उसको क्या करते हैं, रिमूव करने में ये मदद करती है। तो एक तो ये हो जाएगा। यदि पेशेंट को फीवर आ रहा है तो उसको एंटीपायरेटिक दी जाती है। ये मेनली फीवर को कम करने के लिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पैरासिटामोल जो है वो। इसके अलावा यदि आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, या सेकेंडरी इन्फेक्शन जो उसको प्रिवेंट करने के लिए एंटीबायोटिक जो है वो दी जाती है। एंटीबायोटिक मेनली सेकेंडरी इन्फेक्शन जो है वो नहीं हो जाए उसके लिए दी जाती है। इसके अलावा यदि आवश्यकता पड़ती है तो नेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। नेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड का इस्तेमाल जो है वो बाद में किया जाता है। यदि ठीक नहीं होता है, लंबे समय तक राइनाइटिस रहता है, तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और थेरेपी जो है राइनाइटिस के अंदर काम में ली जाती है, जैसे कि स्टीम इनहेलेशन जो बेस्ट रहता है। स्टीम इनहेलेशन, स्टीम जो होती है वो म्यूकस को तो लूज करती है, साथ ही साथ क्या करती है, ये इन्फ्लामेशन जो है उसको भी कम करती है, नेजल इरिटेशन जो उसको भी कम करती है, और नाक जो है बंद नाक उसके खोलने में मदद करती है। इसके अलावा यदि एलर्जी के कारण से हुआ है तो एलर्जन जो है उसको क्या करना है, अवॉइड करना है, मतलब एलर्जी जो है उससे दूर रहने की उसको सलाह देनी। ये तो हमारा हो जाएगा इसका मेडिकल मैनेजमेंट जो है वो राइनाइटिस। अब बात करते हैं नेक्स्ट हम राइनाइटिस जो है उसका नर्सिंग मैनेजमेंट की, क्या नर्सिंग केयर देंगे। सबसे पहला काम क्या करना है कि पेशेंट जो है उसको सेलाइन नेजल इरिगेशन जो है, इरिगेशन करने के लिए उसको प्रोत्साहित करना है। नेजल इरिगेशन में सिंपल नाक जो है उसमें क्या करना है कि नॉर्मल सेलाइन जो है वो एक नाक के अंदर उसको डालनी है और उसके बाद दूसरे नाक से उसको क्या करना है, निकालना। इसको जल नेति भी हिंदी में कहा जाता है। इसके द्वारा क्या होता है, अंदर जो सिक्रेशन जो है वो क्या हो जाएंगे, रिमूव। दूसरा काम, पेशेंट जो है उसको पर्याप्त मात्रा में फ्लूइड जो है वो लेने के लिए कहना है। जितना ज़्यादा फ्लूइड लेगा वो उसके कारण से नोज के अंदर जो सिक्रेशन वो लूज होंगे और लूज होने के बाद वो बाहर निकल जाएंगे। एक पेशेंट जो है उसके सिर जो है उसको क्या करना है, एलिवेट रखने के लिए कहना है, सिर को ऊपर उठा के रखने के लिए कहना है, ताकि क्या होगा, सिर ऊपर उठेगा तो ब्लड फ्लो जो होगा वो कम होगा, और ब्लड फ्लो कम होगा वहाँ पर सिक्रेशन जो होंगे वो कम आएंगे। एक नेजल स्प्रे जो है वो पेशेंट को कहना है कि नेजल स्प्रे जो इसका इस्तेमाल करे ताकि बंद नाक जो उसको खोलने में मदद मिले। एक साथ ही उसको कहना है कि ज़्यादा मात्रा में डीकंजेस्टेंट जो है उसका इस्तेमाल नहीं करे, क्योंकि यदि ज़्यादा मात्रा में डीकंजेस्टेंट का इस्तेमाल करता है तो नेजल सिक्रेशन जो है बिल्कुल बंद हो जाएंगे, और उसके कारण से वहाँ पर क्या होगा, ड्राइनेस, और ड्राइनेस के कारण से वहाँ पर इरिटेशन ज़्यादा होगा और इन्फ्लामेशन ज़्यादा होगा। तो सेल्फ यूज जो है, ओवर यूज जो है वो करने का उसको क्या करना, मना करना है।
एक स्टिमुलेशन जो है वो लेने की सलाह देनी है ताकि म्यूकस जो लूज होके निकल जाए। एक पेशेंट जो उसको कहना है कि बाहर जाए उस समय क्या करना है, उसको मास्क जो वो पहने। मास्क पहनने का मेन कारण क्या होगा, वो स्प्रेड जो हो रहा है इन्फेक्शन का, यदि वायरस के कारण से हुआ है तो वायरस के कारण से हुआ है तो उसके कारण से क्या होगा, तो उससे इन्फेक्शन जो है वो घर में दूसरे सदस्यों को या बाहर में किसी लोगों को हो सकता है। तो मास्क पहनना है ताकि इन्फेक्शन का स्प्रेड जो है वो नहीं हो। ठीक है। एक रोगी जो है उसको कहना है कि पोलन या डस्ट जो है उसके एक्सपोजर को वो कम करे, मतलब उस एनवायरनमेंट में जो नहीं जाए जहाँ पर ज़्यादा मिट्टी है या जहाँ पर परागण ज़्यादा हो रहा है, गार्डन जो है वहां से जाने से उसको बचने के लिए कहना है ताकि एलर्जी जो है उससे क्या रहे वो दूर रहे। एक विटामिन सी जो है रिच डाइट लेने के लिए कहना है। विटामिन सी जो है वो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का काम करता है, साथ ही साथ ये कोलेजन फाइबर बनाने में मदद करता है, जिसके कारण से म्यूकस मेम्ब्रेन जो है उसकी हीलिंग जो है वो जल्दी होती है। इसके अलावा पेशेंट को यदि पता है किसी चीज़ से उसको एलर्जी किसी परफ्यूम से है, डस्ट से है या पराकण से या किसी जानवर के से फर से है, उसको कहना है कि उसको क्या करना है, दूर रहना है एलर्जन से। साथ ही साथ नेजल हाइजीन जो है उसको मेंटेन करने का कहना है, नाक जो उसको बार बार सफाई जो है वो करता रहे। ठीक है। तो ये तो हो जाएंगे उसका नर्सिंग मैनेजमेंट जो होता है हमारा वो। अंत में बात करते हैं हम कॉम्प्लिकेशन की, राइनाइटिस जो इसके कारण से क्या क्या जटिलताएं हो सकती है। तो देखिए राइनाइटिस के कारण से क्या हो सकता है, साइनोसाइटिस हो सकता है। साइनोसाइटिस का मतलब क्या है, नोज जो है उसके वो बोन जो होती है उसके अंदर कैविटियां होती है, उसको हम साइनस कहते हैं। उन साइनस के अंदर क्या होना, संक्रमण होना, उसको साइनोसाइटिस कहते हैं। तो राइनाइटिस के कारण से साइनोसाइटिस हो सकता है। एक राइनाइटिस के कारण से ओटाइटिस मीडिया भी हो सकता है कि यही इन्फेक्शन जो है यूस्टेक्यूम ट्यूब के द्वारा कहाँ चला गया, टिम्पेनिक कैविटी के अंदर चला गया, मिडिल ईयर के अंदर, और मिडिल ईयर में जाने के बाद वहां पर संक्रमण करता है, जिसके कारण से ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। एक राइनाइटिस के कारण से स्लीप डिस्टर्बेंस नॉर्मल है, नाक बंद हो जाएगी, जब बेचारे की नाक जब बंद हो गई तो सांस नहीं ले पाएगा और उसके कारण से उसको बराबर नींद नहीं आएगी। एक राइनाइटिस के कारण से लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है कि नोज का जो इन्फेक्शन है वो नीचे चला जाए, और नीचे कहाँ पर जा सकता है, वो लंग्स के अंदर जा सकता है। नाक से इन्फेक्शन जो है वो सीधा लंग्स के अंदर जा सकता है और उसके कारण से लंग्स जो है या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है उसके अंदर भी संक्रमण हो सकता है। तो ये तो हो जाएंगे हमारे राइनाइटिस जो है उसके कॉम्प्लिकेशन जो है वो। और ये था आपका टॉपिक राइनाइटिस, बहुत ही छोटा टॉपिक था, इसलिए फटाफट मैंने करा दिया। ठीक है। यदि आप पीडीएफ में नोट्स चाहते हैं तो नर्सिंग विद टेलीग्राम चैनल को विजिट कीजिए। साथ ही जीएनएम और बीएससी नर्सिंग जो है उसके नर्सिंग टॉपिक यदि आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही यदि आप कोई विशेष टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करना, मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो जो बना दूंगा। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।